Contract हाँ is बोलना। an agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एंसिल फर्नांडीज, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रोसेस चालू कहाँ से होता है रे? सर अग्रीमेंट बनता है दो लोगों के बीच, फिर वो लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट। नहीं, अरे सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, याद आया, एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ, देख के नहीं बताना है, थप्पड़ पड़ जाएगी अभी, देख के नहीं बताना है। अरे सर मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, नहीं वर्ड इसीलिए। याद, वैसे तो तेरे को हार्ट और टूटा दिल और सब याद आ जाता है तेरे को, हाँ व्हाट्सएप पे। वर्ड याद नहीं आ रहा है। अरे सर मेरे को याद था, वो टेबल में वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। अब तू 10 बार ये चार्ट लिख के देगा मेरे को। ठीक है। ठीक है, सुहान गोयल बता, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? सर एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, तो बस फिर प्रॉमिस बस बस बनता बस है। बस 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 बस। एक पार्टी जब ऑफर देती है तो दूसरी पार्टी या तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो प्रोसेस आगे बढ़ती तभी है जब दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है उस ऑफर को। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है कविश, तो वो क्या बनता है? कविश देख के नहीं बताना है। क्या सर क्या होता है? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है? थोड़ा सा अपना कैमरा नीचे कर। कविश कहाँ चला गया? कविश देसाई। हाँ, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बनता है रे? ठीक है, सबसे पहला एंसल, दूसरा कविश। कितनी बार लिखेंगे इस पूरे चार्ट को? 10 टाइम्स। ठीक है, पक्का सर। पक्का। इसलिए बोल रहा हूँ इसको, पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, तुम लोगों को बाकी सब लोगों से हर हाल में आगे पहुंचा के रहूंगा, क्योंकि ये चार्ट जो है ना, ये जान है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। प्रिशा मैडम, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बनता है? सर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस में क्या मिला दूं देवांश, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है देवांश? मतलब कुछ समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस समथिंग इन मिलना। रिटर्न, बिल्कुल सही। मैं आपको कुछ देने का वादा कर रहा हूं या दे रहा हूं, तो उसके बदले में मुझे समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए ना, यानी कि बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए ना। यस सर। राघव काबरा, मुझे ये बता कि है ना, तेरा केवल इनकमिंग इनकमिंग कंसिडरेशन चालू है, आउटगोइंग कुछ कंसिडरेशन दे ही नहीं रहा है तू, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यानी दोनों पार्टीज के लिए नहीं और एक ही पार्टी के लिए कंसिडरेशन है, दूसरी पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर, वो कंसिडरेशन बोथ पार्टी से होना चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी देयर फॉर बोथ द पार्टीज। यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट जोड़ देता हूं तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। दैट्स इट। तो ये तो हो गया अपने ट्री का लेफ्ट हैंड साइड। एग्रीमेंट इस तरीके से बनता है, ठीक है। और एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ कब होता है? कि सर एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ तब होता है जब, सबसे पहला एलिमेंट कनव बताएगा। सर लॉफुल ऑब्जेक्टिव। जब उसका लॉफुल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि घर खरीदने और बेचने का ऑब्जेक्टिव हो तो वो लॉफुल है। मर्डर करने के ऑब्जेक्टिव से या किडनैपिंग करने के ऑब्जेक्टिव से यदि आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए वो एग्रीमेंट गलत एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इसलिए जब ये एलिमेंट नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट कभी भी यहां तक कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। श्रेया बियानी, सेकंड आइटम क्या होता है when an agreement is enforceable by law? लॉफुल कंसिडरेशन।
लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि सर कंसिडरेशन का मतलब तो होता है समथिंग इन रिटर्न, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए, है ना। अनलॉफुल ब्राइब के नेचर में ऐसे कंसिडरेशंस नहीं देने हैं। ठीक है, ऋचा वांगड़ तीसरा एलिमेंट बताओ। Free consent of the parties. देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कंसेंट या एक्सेप्टेंस या दोनों पार्टीज की कंसेंट वो फ्रीली आनी चाहिए, जबरदस्ती ली हुई नहीं होनी चाहिए। मिदुष मोदी नेक्स्ट एलिमेंट। Competent to make contract. हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट? Person who has attained majority, a person who is of sound mind, और एक रह गया। मेजॉरिटी, साउंड माइंड का, और तीसरा सुया कर्नावट, तीसरा क्या बच जाता है? Should not have been disqualified by law. should not, the such person has not been disqualified by law। ये तीनों बातें होने जरूरी है, तब वो पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, यदि मान लो मिदुष मोदी ने कोई क्राइम कर दिया और वो जेल में पड़ा हुआ है, तो जेल में रहने के दौरान वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जेल से बाहर आ जाएगा अपनी सजा काट के तो वापस कॉम्पिटेंट हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, जेल में रहने के दौरान नहीं बना सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है भाई? व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? बताओ भाई, कोई भी बता दो। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड चलो लास्ट में बता देता हूँ, एंड एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर लॉ। यानी कि गलत वैसा एग्रीमेंट जो आप बना रहे हैं उसको कानून में गलत एग्रीमेंट नहीं बोला हुआ है, वैसा एग्रीमेंट भी नहीं होना चाहिए, है ना। गलत बोला हुआ है तो वैसे एग्रीमेंट्स अपने को नहीं बनाने। तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ की ये 5 कंडीशन है। जब ये सारी कंडीशंस मीट विद हो जाती हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, चलिए कितना टाइम लगा रिवीजन करने में? मुश्किल से 10 मिनट लगे, है ना। नंबर 1। नंबर 2, चलो अब मेरे को ये बताओ देवांश भैया, आप ये बताइए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट is definitely an agreement but every agreement is not a contract। why? इसका कुछ ही पोर्शन पढ़ा है, पूरा आंसर नहीं बताया है, पर कुछ लॉजिक मैंने आपको बताया है। क्या आंसर है इसका देवांश? मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तब अग्रीमेंट होना जरूरी है, हाँ, और मतलब एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। यस, ये सेकेंड एलिमेंट। अभी ये एक ही रीजन है क्यों हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसका ये एक ही रीजन है। ऐसा एक और रीजन मैं आपको बताऊंगा, तब आप जाके आंसर पूरा होएगा। ठीक है, तो एवरी एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तब बनता है जब एग्रीमेंट भी होता है और वो लीगली एनफोर्सेबल भी होता है। ठीक है सर, तो यानी कि यदि कॉन्ट्रैक्ट बना है तो डेफिनेटली इट इज एन देयर इज एन एग्रीमेंट। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट सारे एग्रीमेंट्स तो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, तो सारे एग्रीमेंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने और बेचने वाला एग्रीमेंट जो है वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें ये वाला एलिमेंट भी आ जाता है। लेकिन सर मर्डर करने वाला एग्रीमेंट यहीं आके स्टॉप हो जाएगा, वो लीगली एनफोर्सेबल होगा ही नहीं, तो वो मर्डर करने वाला एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, समझना, यदि फादर साहब ने बिल्डर से घर खरीदा है, फादर साहब ने बिल्डर से घर खरीदने का 2 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट किया है, तो सर यदि कल को बिल्डर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, यदि बिल्डर 2 करोड़ रुपए देने के बाद में घर बना के दे ही नहीं रहा है, तो फादर साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हैं या नहीं? यस सर, एनफोर्स करा सकते हैं। ठीक है, जबकि यही कनव ने और मिदुष मोदी ने एक एग्रीमेंट बनाया किसी का मर्डर करने का, इसने मिदुष ने पैसे ले भी लिए लेकिन जाके मर्डर नहीं कर रहा है,
तो क्या कनव इस एग्रीमेंट को जाके कोर्ट में एनफोर्स कराएगा? देखो इसने मर्डर करने के लिए पैसे लिए थे लेकिन ये मर्डर नहीं कर रहा है। कोर्ट कहेगा बाकी तो छोड़, तू पहले ससुराल आ जा, ठीक है, तू पहले साइड में आ जा, तेरे को जेल में डाल देते हैं। ये एग्रीमेंट की स्टेज पे ही स्टॉप हो जाता है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता है। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, आइए आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आज से अपन टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई, चैप्टर 1 देखो क्या क्या चैप्टर्स हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, थोड़ा सा समझो कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आगे कॉमा लगा के कौन सा वर्ड है कि सर 80 कौन सा साल है कि सर 1872 में बना हुआ है। हम 150 साल पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं जो इंडिया में लागू हुआ था, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स बैक बना हुआ है। तो सर जैसा 150 ईयर्स बैक बना था वैसा ही पढ़ रहे हैं क्या आज भी? ना 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 ना, टाइम टू टाइम जब जब चेंजेस की रिक्वायरमेंट हुई हमने इसमें चेंजेस किए, लेकिन आज 150 साल हो चुके हैं, इतना लॉ ये सेटल हो चुका है कि अब इसमें चेंजेस की जरूरत पड़ती नहीं है। आज डायनामिक लॉस कौन से हैं? डायनामिक का मतलब समझते हो कि सर जिसमें हर थोड़े टाइम पे चेंज हो जाता है, जो मैंने आपको पढ़ा है ना, कौन से कि सर कंपनीज एक्ट में जैसे जैसे चेंजेस चाहिए वैसे वैसे कर लिए जाते हैं। सर एलएलपी एक्ट में जैसे जैसे चेंजेस चाहिए वैसे वैसे कर लिए जाते हैं। सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी चेंजेस जब भी रिक्वायर्ड होते हैं हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सर जहां तक अब जैसे पार्टनरशिप वाला एक्ट है, अपन ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, कौन से साल का था सर? 1932 वाला था। कंपनीज एक्ट पढ़ा था, कौन से साल वाला था सर? 2013 वाला था। एलएलपी एक्ट पढ़ा था, कौन से साल वाला था कि सर? 2008 वाला था, ठीक है। सर ये लॉज इतने सेटल हो चुके हैं कि अब इनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अभी भी नए हैं तो इनमें चेंजेस हर थोड़े टाइम में होते रहते हैं, ठीक है। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना हुआ है सर? 1872 में, वेरी मच सेटल्ड, कोई ऐसे चेंजेस बहुत ज्यादा होते नहीं है इसमें, ठीक है सर। ये हो गई। अब सर क्यों नाम पड़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? क्यों नाम पड़ा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? क्यों नाम पड़ा हुआ है? इंडियन क्यों आ रहा है यार? कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया, दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से लेके खत्म होने तक के लॉज यहाँ पर आते हैं, ठीक है सर। वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कि सर इंडिया में लागू होता है इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर श्रिया बोलेगी कि सर ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाले का नाम ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रख देते हैं। तभी मिदुष बोलेगा कि सर अमेरिका में लागू होने वाले का नाम अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रख देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है कैसा? आंसर छुपा हुआ इस साल में। ये साल कब, कौन से टाइम का साल है? जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल करते थे तो उनके यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था और हमारे यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो लेके आए 1872 में। वही लाएंगे, हम थोड़ी लेके आएंगे, क्योंकि दोज वर द पीपल यूज्ड टू रूल अस। तो अपने और इंडिया में लागू होने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने नाम के आगे क्या जोड़ दिया? वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। समझ में आ गया क्यों वर्ड इंडियन आया? यस सर। आओ नेक्स्ट, यही कारण था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। चलिए यही कारण था। अब आ जाओ कि सर कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कि सर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक तो पार्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से लेके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो सब पढ़ने, बेसिक हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लागू होंगे। सेकंड पार्ट आता है कि सर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रूल्स ये सारे के सारे फॉलो होंगे, लेकिन ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो वो 5 भी अपने को पढ़ने चाहिए। आइए पहला चैप्टर चालू करते हैं अपन। मैंने पहले और दूसरे चैप्टर का नहीं सॉरी, पहले और दूसरे चैप्टर को मैंने अलग अलग किया है। तुम्हारा जो आईसीआई का मॉड्यूल है ना, उसमें एक में ही दिया हुआ होना चाहिए। मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर बना दिया, एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का अलग से पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे अपन चालू करते हैं। देखो 1872 में आया, 1 सितंबर 1872 से ये
फोर्स में आ गया था। ठीक है, पहले क्या था कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये पूरे इंडिया में अप्लाई करता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी एज रिसेंटली एज 2018-19 की अपन बात करें तो आपको ध्यान है आजादी के टाइम जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बातें हो रही थी और अपन उसको इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके जो रूलर्स थे उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देने की बात की गई कि आप इंडिया में शामिल हो जाइए, हम आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं जो कि हमारे यहाँ के सारे लॉज आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, ऐसा करके आप अपने खुद के लॉज बनाइए चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उनको अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे। तो पहले क्या था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was applicable in whole of India except the state of Jammu and Kashmir, but बिफोर कोरोना ये आपका जो आर्टिकल 370 था इसको खत्म कर दिया गया। आपको याद ध्यान है ना ये बात कि सर आर्टिकल 370 जो स्पेशल प्रिविलेजेस है वो रिमूव कर दी गई। सो नाउ दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है अब इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप बस इतना लिख दीजिएगा। ये हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये समझ की बात है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर भी आ रहा है तो वो उस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब कॉन्ट्रैक्ट का जो कानून है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कौन सा कानून है सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्या डिटरमाइन करता है कि सर circumstances in which promise made by parties to the contract shall be legally binding on them। सर पार्टीज एक दूसरे से ऑफर देती हैं फिर एक्सेप्टेंस करती हैं तो सर वो प्रॉमिस बनता है। एक पार्टी ने पहले ने दूसरे को प्रॉमिस किया, दूसरे ने पहले को प्रॉमिस किया, तो सर ये प्रॉमिस जो ये एक दूसरे से कर रहे हैं ये कब दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होने लग जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर बनाए तो सर वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होने लग जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो गया, लीगली एनफोर्सिएबल है ही नहीं, तो फिर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं सर। तो फिर क्या वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग हुआ? नहीं सर। तो सर ये वो डिटरमाइन करता है जो पार्टीज ने एक दूसरे से वादे किए हैं वो कब उन पे लीगली बाइंडिंग होंगे। सर कब होंगे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये अपन नटशेल में समझ ही चुके हैं। यस, चलिए नेक्स्ट। Each contract creates some rights and duties upon the parties। सर एग्जाम्पल से समझ लो, फादर ने जब बिल्डर से घर खरीदने और 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया तो फादर के भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज बन गए और बिल्डर के भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज बन गए। फादर का क्या राइट है? घर मिलना चाहिए। बिल्डर की क्या ड्यूटी है? घर देना पड़ेगा। फादर का क्या ड्यूटी है? 2 करोड़ रुपए देना। बिल्डर का क्या राइट है? 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आप जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर रहे हैं उसके अंडर मतलब पार्टीज के कुछ ना कुछ राइट्स या ड्यूटीज होती है। एज सिंपल एज दैट। नॉट कुछ विशेष समझने वाली बात नहीं है। मेन बात ये जम्मू एंड कश्मीर वाली थी जो अपन ने समझ ली। और क्या? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंस सर्कमस्टेंसेस इन विच promise made by the parties to the contract shall be legally binding on them। क्लियर है? यस सर। आइए अब एक चार्ट आपके सामने लेके आए हूं ये समझाने के लिए कि देखो भैया आपके सिलेबस में नंबर 1 तो है, एक एक्ट तो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला, है ना? ठीक है सर। तो 1 2 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। मैं इन 3 एक्ट्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपके सिलेबस में बहुत कुछ है, क्यों इन 3 की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सर मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप पूरा पढ़ चुके हैं अपन, बताइए व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताओ। सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताओ। काबरा जी नीचे मत देखो, ऊपर देखो,
What is the definite? What do you mean by partnership? What is the definition of partnership? मैं बोलूँ सर, हाँ, तू ही बोलेगा, और कौन बोलेगा? it is a firm in which people collectively come together with mutual agency to conduct a lawful business and earn profits. एंड अर्न प्रॉफिट्स। काफी कुछ बोला, काफी कुछ बोला, इसलिए इसको डांट तो नहीं लगा सकता मैं, काफी कुछ बोला। हाँ दक्ष अग्रवाल बोल भाई। So partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, इसने पूरा सही बोला। तो सर पार्टनरशिप के लिए चार मतलब दो या दो से अधिक पार्टनर्स साथ में आके एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जहां वो अपने म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसको अपन लोग बोलते थे ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ये सब के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़ा है ना अपन ने? यस सर। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है पार्टनरशिप क्रिएशन के लिए। सर पार्टनरशिप में भी कॉन्ट्रैक्ट का रोल आ गया या नहीं आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? बताइए। यस सर, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसमें बिल्कुल रोल आ गया। तो सर मजे की बात ये है, ये चार्ट देखो कि सर पहले पार्टनरशिप के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये वाले सेक्शंस के अंदर ही थे। जब किसी को पार्टनरशिप बनानी होती थी तो 1932 से पहले यदि वो बना रहा था तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ही बनती थी। 1932 में क्या किया गया, पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? क्योंकि सर पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट था, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे। 1932 तक जब देखा गया कि सर ये अपने आप में बहुत ज्यादा पॉपुलर फील्ड हो रही है और स्पेशलाइज्ड इसको सिनेरियो होने लग गए इसमें, तो सोचा गया कि क्यों ना इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के एक नया ही एक्ट बना दिया जाए। तो सर ये प्रोविजंस जो पार्टनरशिप के थे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटा के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेपरेट बना दिया गया, जो आज आप लोग पढ़ रहे हो आफ्टर ऑल द चेंजेस। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात, यानी कि पापा एक्ट कौन सा है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही पार्टनरशिप एक्ट का जन्म हुआ है। ठीक है, और क्यों पार्टनरशिप के प्रोविजंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे? क्योंकि सर पार्टनरशिप भी तो एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विद अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो सर है तो कॉन्ट्रैक्ट ही। यस सर। सेम स्टैंड्स फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स का मतलब होता है मूवेबल आइटम्स। मूवेबल आइटम्स, यदि सेलर और बायर आपस में मूवेबल आइटम्स खरीद रहे हैं, जैसे कि चेयर टेबल जो एक जगह पे फिक्स नहीं है, ठीक है, चेयर हो गए उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो ना, टेबल रख सकते हो ना, मोटरसाइकिल कार रख सकते हो ना। यस सर। तो मूवेबल आइटम्स को गुड्स बोला गया है। तो मूवेबल आइटम्स के खरीदने और बेचने पे कौन सा एक्ट लगता है? कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लगता है। यस सर। तो सर जब सेलर और बायर के बीच में किसी चीज को खरीदने और बेचने के लिए क्या बन रहा है यार? कोई कॉन्ट्रैक्ट ही तो बन रहा है कि मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तू तेरी ये मर्सिडीज सेकंड हैंड मेरे को बेच देना। तो सर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही बन रहा है ना। यस सर। तो सर पहले सेल ऑफ गुड्स यानी मूवेबल आइटम्स को खरीदने और बेचने के प्रोविजंस भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थे। जब स्पेशलाइज्ड फील्ड इतनी डेवलप हो गई तो 1930 में ये जो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाए गए और नया एक्ट लेके आया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। रिपील्ड का मतलब होता है हटा देना, काट देना। ठीक है, चलिए तो अब बचा क्या पीछे? तो मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की भी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर है? कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप तो दोनों वहीं से आ रही हैं। ठीक है,
अब बचा क्या पीछे सर? एक तो ये पोर्शन बच गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और एक ये वाला पोर्शन बच गया। तो सेक्शन 1 to 75 जो है दे कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका पार्ट ए है। ये अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और ये आपकी सिलेबस में। और ये जो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडेमनिटी गारंटी पेमेंट प्लेज और एजेंसी, ये आपके सिलेबस का पार्ट बी है। पहले पार्ट ए ही फाउंडेशन में होता था, पार्ट बी इंटर में होता था, पर अब पूरा का पूरा ये दोनों ही फाउंडेशन के कोर्स में आ चुके हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया? आपको क्या पढ़ना है अभी? अपन क्या पढ़ रहे हैं सर? सेक्शन 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल, जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग टिल एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कहां पर आया हुआ है सर? सेक्शन 1 to सेक्शन 75। क्या बेसिक थीम समझ में आ गया? क्या आप किस तरीके से सर, पार्टनरशिप तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने के बाद में फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ आऊंगा मैं आपके। ठीक है, चलिए समझ में आ गया बेसिक ओवरव्यू? यस सर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि नो सर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दो एग्जांपल्स अभी रहने दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला चार्ट मैंने आपको करा दिया है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन का एलिमेंट जोड़ने तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी लीगली एनफोर्सेबल दीज 5 थिंग्स शुड बी प्रेजेंट। ठीक है सर? तो सर इससे पहला फॉर्मूला तो निकला अपना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सेकेंड फॉर्मूला देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ और लीगली एनफोर्सिएबल। सेकेंड फॉर्मूला अपना निकला, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ प्रॉमिस। जब एक जना दूसरे को ऑफर देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इट मेक्स अ प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ प्रॉमिस। और तीसरा फॉर्मूला निकला, प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बनता है एग्रीमेंट। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। क्या ये तीन बातें समझ में आई आपको? सर आप तो ये चार्ट याद कर लो ना, आपको ये अलग से तीनों याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये चार्ट में ही है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन makes an agreement, agreement is equals to promise plus consideration, and offer plus acceptance makes a promise। offer या proposal plus acceptance makes a promise। हो गए तीनों याद? यस सर, तीनों याद हो गए। चलिए डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले ऑफर की। एंसिल फर्नांडिस, यस सर। किसी को प्रपोज तो नहीं किया है तूने? अरे सर नहीं करता मैं प्रपोज, ना हम्म कॉन्ट्रैक्ट ना कुछ और। सर प्रपोज तो किया था लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया जूते मार के। तो कहानी ऑफर से एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? ठीक है सर, यहीं सर पर रिजेक्ट हो गया। वो कहते हैं ना, पहली बार में ही मेरा तो वो डाउन हो गए, विकेट्स गिर गए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ऑफर एक्चुअल में जो टर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज लिया गया है दैट इज प्रपोजल, और उसको हम डे टू डे भाषा में ऑफर भी बोलते हैं। दोनों में से किसी भी टर्म से एग्जाम में आ सकता है, डजंट मेक अ डिफरेंस। पढ़ना भाई, लक्ष्य अग्रवाल पहला पैराग्राफ पढ़। Yes, sir. A person is said to make a proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence. चलो, ये सर यदि ऑफर की डेफिनेशन आती है ना तो ये एज इट इज आना चाहिए। मैं बाकी चीजों में आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता, बाकी चीजों में बच्चों को ध्यान है कि सर कीवर्ड्स आंसर में कवर होने चाहिए। लेकिन कहीं पर यदि आपको ऐसे आ गया कि डिफाइन प्रपोजल या डिफाइन एन ऑफर, तो फिर डेफिनेशन पूछिए तो फिर वो एज इट इज आनी चाहिए कि सर व्हाट इज एन ऑफर? अ पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर और अ प्रपोजल व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। ये है इसका पहला आइटम, he signifies to another। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट टू अनदर। एक तो सब जने वीडियो ऑन करो रे, मैं इतना खून पिला रहा हूं आप लोगों को और तुम अपने शक्लें भी नहीं दिखा सकते हो। है राघव काबरा?
दक्ष अग्रवाल, एंसिल फर्नांडिस। ठीक है, फटाफट फटाफट वीडियो ऑन करो भाई अपने। प्रिशा, सुहान गोयल। चलो देखो, मैं थोड़े से मजाकिया अंदाज में समझा रहा हूँ आपको, इसको समझने के लिए समझना, बहुत ज्यादा तकलीफ में मत डाल देना जिसका नाम लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, एंसल ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, सर मेरा नाम लेके समझा रहे हो आप। ठीक है, चलो। when one person signifies to another, अब हमारा एंसल फर्नांडिस है। ठीक है, इसको किसी को प्रपोजल देना है। ठीक है, एंसल फर्नांडिस यदि अपने मन में ही सोच के बैठ जाए और सामने वाले या वाली को प्रपोजल देवे ही ना, तो क्या वो प्रपोजल कम्युनिकेट होगा? नहीं सर, वो प्रपोजल जब मन में ही सोच के बैठा है तो वो प्रपोजल या ऑफर दिया ही नहीं गया। मन में सोचा हुआ ऑफर थोड़ी होता है, सामने वाली को कम्युनिकेट करना पड़ता है या वाले को कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, जब तक ये अपने दिमाग में ही रख के बैठा है तब तक वो कम्युनिकेट होगा नहीं। तो जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा क्या उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं सर। ठीक है, तो ऑफर का सबसे पहला आइटम क्या है? अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल ऑन एन ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर। दैट मींस कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, ही सिग्निफाइज टू अनदर, कम्युनिकेट्स टू अनदर। क्या कम्युनिकेट कर रहा है? हिज विलिंगनेस। वो चाहता है, एंसल चाहता है, मान लो उसने मिस्टर एक्स को कोई ऑफर देना है, तो वो बोलता है क्या आप अपना घर मेरे को 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे? तो उसने कम्युनिकेट किया, तब ऑफर कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? जब सामने वाले को आपने कम्युनिकेट किया। यदि आपने उससे कम्युनिकेट ही नहीं किया तो क्या वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है बेटा? नहीं, वो उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, अब पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर व्हेन ही सिग्निफाइज टू अनदर या कम्युनिकेट्स टू अनदर हिज विलिंगनेस, कि मैं ऐसा चाहता हूं, आप या तो ये करें टू डू, या आप ये न करें, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कैसे? कहने का मतलब ये ऑफर पॉजिटिव ऑफर भी हो सकता है और ऑफर नेगेटिव ऑफर भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑफर का मतलब एन ऑफर टू डू समथिंग, और नेगेटिव ऑफर का मतलब एन ऑफर फॉर नॉट डूइंग समथिंग। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाइए ना। तो देखो एग्जाम्पल, एंसल ने मिस्टर एक्स को ऑफर दिया, क्या आप अपना घर मुझे बेचेंगे 1 करोड़ रुपए में, यानी कुछ करने के लिए ऑफर दिया ना। यस सर, तो ये कैसा ऑफर हुआ? पॉजिटिव ऑफर हुआ। तुम पॉजिटिव लिखो ना तो तुम POSITIV पूरा लिखना, ऐसे मेरी तरह साइन मत लगा देना। ठीक है, और नेगेटिव लिखो तो पूरा नेगेटिव ऑफर लिखना। ठीक है, तो सर पहला एग्जांपल, क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे, तो सर ये उसको कम्युनिकेट कर रहा है, क्या आप अपना घर मुझे 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे। पहली बात तो ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। ऑफर कैन बी पॉजिटिव टू डू समथिंग, तो कुछ करने के लिए ऑफर दे रहा है ना, घर बेचने के लिए ऑफर दे रहा है ना। यस सर। नेगेटिव ऑफर का एग्जांपल देखो। नेगेटिव ऑफर, मान लो एंसल ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ था। ठीक है, पर्सनल लोन लिया था। क्यों पर्सनल लोन लिया था? कि सर मोटरसाइकिल खरीदनी थी। क्यों मोटरसाइकिल खरीदनी थी? कि सर मुझे मेरी फ्रेंड ही को घुमाना था। तो ठीक है, अब वो मोटरसाइकिल इसके गले में पड़ रही है, लोन चुका नहीं पा रहा है ये, तो बैंक वाला तो रुकेगा नहीं। बैंक वाले ने बोला देख भाई, या तो तू पैसा चुका दे या मैं तेरे पे केस करूंगा। ठीक है, मेरा पैसा वसूल लेंगे, तू तू चुका नहीं रहा है पैसा। ठीक है, तो एंसल ने इसको ऑफर दिया बैंक को। क्या ऑफर दिया? कि यदि तू 3 महीने मेरे पे केस नहीं करेगा, यदि तू 3 महीने रुक जाए और मेरे पे केस नहीं करे, तो मैं 100% सारा पैसा तेरा एक साथ चुका दूंगा। यानी कैसा ऑफर दिया एंसल ने इसको? फॉर नॉट डूइंग समथिंग, केस नहीं करने के लिए ऑफर दिया। समझ में आया रे सबको? समझ में आया?
दिमाग में एक पिक्चर छाप लेना, एंसल एंसल की मोटरसाइकिल और बैंक वाला।